नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज के बाजार बुलेटिन में हम बात करेंगे तेल की, सोने और चांदी की। सबसे पहले तेल की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि तेल के दाम अचानक बहुत तेजी से अब बढ़ने लगे हैं। तेल $90 के ऊपर पहुंच चुका है और अब यह संकट सामने दिखाई दे रहा है कि जो कहा जा रहा था कि अगर $100 से ऊपर तेल का रेट हुआ तो कई तरह की दिक्कतें पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। आपको ये मालूम ही है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई और तमाम चीजें सीधा जो आप पर असर डालेंगी वो साफ दिखाई देने लगेंगी। तो अब इसका असर आपके बिल्कुल सामने है और अगर युद्ध लंबा चला तो कतर के मंत्री ने कहा है कि तेल के दाम $150 से भी ऊपर हो सकते हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसके दाम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही जो इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध है उसके कारण जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो तेल के दाम पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो अभी तक पूरी तरीके से बंद है, वहां पर किसी भी तरह के शिप की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही और वहां से दुनिया का 20% तेल आता था तो उस पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के पास हालांकि 74 दिन का अपना रिजर्व है, लेकिन अगर तेल की सप्लाई रेगुलर नहीं हुई तो दिक्कतें यहां पर भी आने लगेगी। अब एक बात सामने आई है कि अमेरिका ने यह अनुमति दे दी है, यह आदेश, ये कहा है कि आप रूस से तेल ले सकते हैं। उसके बाद भारत रशिया से तेल लेना शुरू कर रहा है, लेकिन अब रशिया से, क्योंकि पहले रूस से तेल सस्ता मिलता था, अब रूस से भी $10 से $12 महंगा तेल मिलेगा और करीब $94 प्रति बैरल के हिसाब से तेल की सप्लाई भारत को होगी। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम तरह की दिक्कतें, महंगाई हो, इन्फ्लेशन आपको सीधा दिखाई देने लगेगी। डॉलर इंडेक्स में हालांकि अब कुछ कमी आई है। डॉलर इंडेक्स जो 99 के करीब पहुंच गया था अब 98.06 है, यानी डॉलर में कमजोरी दिखाई दे रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था वो उसी तरीके से खराब बनी हुई है, वहां की स्थिति वैसे ही खराब बनी हुई है। जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, अगर ये लंबा खींचेगा तो अमेरिका को अपने ज्यादा संसाधन इस पर लगाने पड़ेंगे और उसका असर वहां की इकोनॉमी पर और ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी दोनों में कल तेजी देखी गई। सोने में करीब 2% की तेजी रही और चांदी में 3.40 यानी 3.40 के करीब की तेजी चांदी में देखी गई। सोने के दाम $5172 रहे, यानी कि $5172 प्रति औंस, यानी करीब भारतीय मुद्रा में देखें तो 1,67,000 के करीब इसका दाम सोने का रहा। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में जो हमने आपको बताया कि 3.4% की बढ़ोतरी रही, तो ये करीब $84.94 प्रति औंस रहा, जो भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो 2,65,000। अब ये है कि सोने और चांदी, जबकि चीन में $98, यानी चीन में जो फिजिकल चांदी की मांग है वो लगातार बनी हुई है और 98 यानी कि करीब करीब $14 उसका रेट ज्यादा चीन में रहा, क्योंकि चीन में लगातार फिजिकल की मांग बनी हुई है। अब सोने और चांदी में हालांकि कल थोड़ी तेजी देखी गई, लेकिन 2% सोने में और 3.40% चांदी में। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सोने और चांदी में उस तरीके से रेट क्यों नहीं बढ़े जैसे युद्ध के दौरान बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाता था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अगर खराब होंगी, अस्थिरता होगी, अनिश्चितता होगी तो सोने और चांदी के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि सोने और चांदी में मजबूती बनी हुई है, लेकिन रेट उस तरीके से नहीं भागे जैसा युद्ध के दौरान होता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये समझने के लिए हमने बात की शरद कोहली जो वित्तीय विशेषज्ञ है, वो भी आपको इस बातचीत में सुनवाएंगे, वो सुनिएगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण रहे कि युद्ध की स्थिति बनने के बाद भी सोने चांदी उस तरीके से नहीं बढ़ा। तो ये था आज का बाजार बुलेटिन। आप ये शरद कोहली से जो हमने बातचीत की है वो सुनिए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर कुछ और कारण थे जिन्होंने इस युद्ध के दौरान सोने और चांदी की कीमतों पर प्रेशर बनाए रखा, जिस कारण वो उस तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन अब जिस तरीके से मजबूती थोड़ी दिखाई दे रही है, ये तो साफ है कि सोने और चांदी लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन जो उम्मीद, जो आशंकाएं थी कि एकदम भागेगा, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके पीछे के क्या कारण है, इस बातचीत से आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि सोने और चांदी
चांदी हो या निवेश बाजार मार्केट, इस समय बहुत वोलेटाइल स्थिति बनी हुई है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करें जब भी कोई निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। ये बातचीत सुनिए, लेकिन निवेश हमेशा सोच समझ कर कीजिए। नमस्कार। कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनिश्चितता अगर बनती है तो ये कहा जाता था कि सोने और चांदी में अफलातून वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस बार युद्ध के दौरान भी वोलेटिलिटी बनी हुई है, उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं और सोने और चांदी में उस तरीके की तेजी नहीं है जैसी अनुमान लगाई जा रही थी। तो इस युद्ध के दौरान क्या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके कारण ये ऐसा देखने को मिला है? देखिए विक्रांत, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इनको बोलते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अकेली नहीं आती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और सोने चांदी की कीमतें, हमने आपको याद होगा तो 4-5 फैक्टर्स लिस्ट आउट किए थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन उसमें से जरूर था। उसके साथ मैंने आपको सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बोली थी। उसके साथ मैंने आपको यूएस डॉलर की कमजोरी बोली थी। उसके साथ मैं डॉलर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसके साथ मैंने सट्टेबाजी भी बोली थी। उसके साथ निवेशकों का ईटीएफ्स का लगातार खरीदना बेचना भी बोला था। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सच है कि कभी कभी कोई कोई फैक्टर अकेला दिखाई पड़ता है। और आपको याद होगा जिस दिन युद्ध पिछले फ्राइडे की, मुझे याद है 5,278 पे बंद हुआ था। और मंडे को गोल्ड की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। और जब खुला तो 5,400 पे खुला। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को सोने ने रिस्पेक्ट किया मतलब सोने ने बकायदा उसके अनुरूप अपनी चाल दिखाई। ठीक है। उसके बाद क्योंकि युद्ध खाड़ी में है, युद्ध वेस्ट एशिया में है, इसको मिडिल ईस्ट पहले कहते थे, आजकल वेस्ट एशिया कहते हैं, तो ऑयल सारा वहीं से फ्लो करता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा आपके इससे पिछला जो हमने पिछले से पिछला जो वीडियो किया था जी, उसमें मैंने एक खास पॉइंट पे वीडियो किया था कि वो कौन सी चीज है जो सोने और चांदी पे सीधा असर डालती है, यानी कि एकदम उसके घटते बढ़ते सोना चांदी चढ़ता बढ़ता है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं, आपकी ट्रेल में वीडियो, आप उसका लिंक यहाँ पर डालिएगा जरूर उस वाले वीडियो का, जहां मैंने आपको डॉलर इंडेक्स का नाम लिया था। आपको याद होगा उसमें मैंने 6 करेंसीज का जिक्र किया था। स्विस फ्रैंक, यूरो का जिक्र किया था मैंने, ब्रिटिश पाउंड की बात की थी, आपको याद होगा जापानीज येन की बात की थी, स्वीडिश क्रोमा की बात की थी, कैनेडियन डॉलर की बात। इन 6 चीजों को मिला के डॉलर इंडेक्स बनता है। और मैंने आपको कहा था कि डॉलर अब आ जाते हैं वापस युद्ध पे। अब कहां से युद्ध और डॉलर इंडेक्स का कनेक्शन बनता है, ये सब लोगों को समझना इसमें जरूरी है। युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का मुझे लग रहा है 1 हफ्ता हो गया। 28 को शुरू हुआ था, ये करीब करीब 1 हफ्ता हो चुका है। अब युद्ध हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि गल्फ ऑफ ओमान से 30-35 किलोमीटर की एक चौड़ी सी जगह है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल वहां से निकलता है, वहां से गुजरता है। और भारत का तो लगभग आधा निकलता है। चलिए अभी हम भारत की नहीं, हम गोल्ड प्राइसेस की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हुआ तो क्रूड ऑयल की प्राइस, जो कि उस समय युद्ध से पहले करीब 65-70 के बीच में घूम रही थी, युद्ध शुरू होने से पहले 70 तक आ गई थी। जब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईरान पे अब हमला हो जाएगा तो 70 तक आ गई थी, वो उससे पहले 65 के आसपास थी जी। अब वो 70 से बढ़ के, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि अब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। और आपको बाय द वे बताऊं कि क्रूड ऑयल में भी एमसीएक्स पर बहुत बड़े लेवल पर सट्टेबाजी होती है। इतनी शॉर्टेज होती नहीं है जितनी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी एक ट्रेड की जानी कॉमेक्स पर और एमसीएक्स पर। भारत में भी क्रूड ऑयल पे आप बाकायदा सट्टेबाजी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बात और है, आप बैरल ला के घर में कहाँ रखेंगे वो अलग बात है, अगर डिलीवरी लेते हैं तो ये प्राइस चढ़ के इस समय $83-84 पर आ गई है। हम सब जानते हैं, मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। 2-3 तरीके का क्रूड होता है। ब्रेंट होता है जो मीठा होता है, इसकी आउटपुट बेटर होती है। एक WTI होता है जिसको वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, ये अमेरिकन क्वालिटी होती है, इसकी रिफाइनिंग कठिन होती है, आउटपुट भी कम होती है, थोड़ा महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होती है। खैर हम ब्रेंट की बात करते हैं। तो जब वो बढ़ा, अब देखिए ये समझिए, यहां पर जैसे ही उसकी कीमत बढ़ी, बहुत सारे लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत नहीं हुआ क्या कि जैसे ही कीमत, अब अगर आज मैं पहले $70 दे रहा था एक बैरल का, तो मुझे अब $83 देने पड़ रहे हैं। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। तो मुझे जहां $70 चाहिए होते थे, अब वहां पर $83 अपने खजाने में से निकालने पड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि डॉलर मजबूत नहीं
और डॉलर की डिमांड कच्चे तेल के महंगे होने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, जो साधारण 9वीं 10वीं का भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो डिमांड सप्लाई में कीमत बढ़ जाती है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो हम सब जानते हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो वहां से डॉलर की डिमांड बढ़ने से बाकी करेंसीज के मुकाबले, जो डॉलर इंडेक्स की 6 करेंसीज हैं, भारतीय रुपए का भी हुआ, कोई भारतीय रुपए की बात नहीं कर रहा मैं सीधा, क्योंकि सोने चांदी की बात हो रही है तो मैं सोने पे रहूंगा। तो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से वो 6 करेंसीज के खिलाफ डॉलर की डिमांड बढ़ गई। उससे डॉलर इंडेक्स जो 97 97 के आसपास घूम रहा था, वो बढ़ के अभी 2 दिन पहले 99 पहुंच गया, 100 के आसपास पहुंचने लग गया। अब लोग, हालांकि बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि जी वो लोगों का जो है ना सोने पर से ध्यान हटके और वो यूएस ट्रेजरीज को ज्यादा सेफ समझने लगे, यूएस बॉन्ड्स को समझने लगे। अरे जिस देश ने लड़ाई छेड़ी हुई है, उस देश की सिक्योरिटी में कोई सेफ्टी कैसे ढूंढ लेगा? आप सोच के देखिए, जिस घर में लड़ाई हो रही है, आप अपना पैसा उस घर में रखाएंगे जाके? आपसे मैं पूछता हूं, आपके मोहल्ले में मान लीजिए लड़ाई हो रही है, आपको अपना पैसा किसी क्या रखना है, तो जिसके घर में लड़ाई हो रही है वहां तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। पता नहीं भैया कल को आग ना लगा दें, वहां से तो कल को बम से ना उड़ा दें, कल को घटना घट जाए, मेरा पैसा फंस जाएगा। गुजरे थे तो पैसा रखना तो दूर की बात है। अब लोग कह रहे हैं कि लोगों ने जो है अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस सिक्योरिटीज में एज एन ऑल्टरनेट सेफ्टी हेवन पैसा रख दिया। ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि क्रूड की प्राइसेस बढ़ने से डॉलर जहां 70 जरूरत पड़ता था, मैं अब क्योंकि भारतीय रुपए के हम अंतरराष्ट्रीय क्रूड बैरल की बात कर रहे हैं, वो अब 83-84 हो गया। तो आपकी देख लीजिए प्रोराटा कितनी, 10 करीब 20% आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ी। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर। जैसे ही प्राइस बढ़ी क्रूड ऑयल की, तो महंगाई बढ़ने की आशंका सामने दिखाई देने लगी सब देशों में। इन्फ्लेशन, क्योंकि इसको ऑयल का कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि आवाजाही में इस्तेमाल करे जाने वाली चीज है, पेट्रोल है, डीजल है, एलएनजी है, जितने भी कुकिंग गैस है, जितने भी ये एनर्जी के साधन है, ये सब महंगाई को बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे से इनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है और सब चीजों की कीमतें इसकी वजह से बढ़ती हैं। तो अंदेशा जताया जाने लगा कि फेड, यानी कि अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है, अब वो केविन वॉट्स साहब को, आपको याद होगा, ट्रम्प साहब लेके आ रहे हैं मई में। ऐसा लगने लगा कि अब वो रेट नहीं घटाएंगे। तो आपको पता होगा जिन कारणों से सोने चांदी के बढ़ने के कारण की हमने बात करी थी, उसमें रेट का घटना भी एक कारण होता है। तो ऐसा लग रहा है अब रेट नहीं घटेंगे। तो इन स्पेकुलेशंस की वजह से सोने में इस समय प्रेशर बना हुआ है। ये तो रही स्पष्ट तौर पे और सीधे तौर पे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस होने के बाद भी क्यों सोना प्रेशर में है। अब मैं आता हूं हकीकत पे, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक क्या फसाना था, जो ये हकीकत है। जी हाँ, ये फसाना था। मैं फसाना उसको कहता हूं जब आप बहुत ही छोटा नजरिया रख के किसी चीज की खरीद बेच करते हैं, 15 दिन 20 दिन। अब जब इतनी चर्चा करते हैं तो हमें हर बार जब रेट ऊपर नीचे होता है तो उसका कारण बताना पड़ता है। परंतु अच्छा, एक और कारण स्पेकुलेशन में आया। एक छोटी सी यूरोप में कंट्री है पोलैंड, ठीक है, बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल बहुत ही छोटी कंट्री है। अब उनके पास पैसा वैसा है नहीं, यूरोप की हालत खराब है, उसको रशिया उसके सिर पे खड़ा है। सबसे पहला अगर रशिया ने मिसाइल चलाया यूक्रेन के बाद तो पोलैंड पे चलाएगा, उनके पास हथियार नहीं है। उन्होंने कहा पैसा नहीं है भैया, ये इतना सोना पड़ा है, किस काम आएगा, पहली जान होगी तो सोना होगा, पहले अपनी जान बचाओ, थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। तो उन्होंने अपनी सरकार को एक प्रपोजल दिया है कि भाई हम थोड़ा सा सोना जो है 70-80 टन के आसपास हम उसको बेच देते हैं और बेच के कुछ पैसे जुटाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स ने बिकवाली शुरू कर दी है। अगर टोटल 4-5 हजार टन सोने की डिमांड आती है, उसमें से 70-80 टन निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात को दोहराता हूं विक्रांत, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सोने और चांदी, मुझे लगता है ये विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 का बेस बन रहा है। अगर ये अभी विश्व युद्ध 3 में कन्वर्ट नहीं भी हुआ, चांस कम है होने का, क्योंकि चीन रशिया ज्वाइन करने की अभी फिलहाल कोई चांस नहीं नजर आ रहा है। अगर नहीं भी हुआ तो विश्व युद्ध 3 का, वर्ल्ड वॉर 3 का एक बेस बन जाएगा, ये कारण बन जाएगा विश्व युद्ध 3 का। तो आपको सोने चांदी, मैंने जो पहले बात कही थी, अगर आप 2 से 5 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं तो आपके लिए ये करेक्शंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्टमेंट की सलाह तो आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड वाले से ही लेनी पड़ेगी। हम और विक्रांत जो बात कर रहे हैं वो खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी बातचीत के आधार पर बह मत जाइएगा, इमोशंस में मत आ जाइएगा, उठा के सारा पैसा लगा दिया। कोहली साहब कह रहे थे कि भैया 2 से 5 साल में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये काम मत करिएगा।
ये आप सलाह बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, सलाह लेके करनी चाहिए। परंतु अब मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 2 से 5 साल वाली जो मैंने बात कही है, मैं आज भी उस पर कहूं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं 5,100 और $5,150 के आसपास ये घूम रहा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ऊपर है और डॉलर इंडेक्स की वजह से नीचे है। अगर किसी को ये लग रहा है कि डॉलर मजबूत हो गया ट्रंप साहब के होते हुए, तो ये गलत फहमी दिमाग में से बिल्कुल निकाल दे। जब तक ट्रंप साहब हैं, अभी तो विक्रांत जी। अपनी वो जो टैरिफ वाली सारी मुहिम है वो भूले हाँ हुए हैं ये ईरान के हाँ चक्कर में, या उन्होंने भुला दिया लोगों को, हाँ। भूले हुए हैं या भुला दिया है। और हैरानी हुई सुबह जब खबर आई कि हमने इजाजत दे दी भारत को, लाइए आप रशिया बस वो ट्वीट आया उनके, ट्वीट आया उनके। अरे आप इजाजत देने वाले कौन होते हैं? हम क्या आपके स्लेव हैं क्या? हम क्या आपके नुमाइंदे हैं कि आपसे पूछ के टॉयलेट जाएंगे, मे आई गो टू बाथरूम सर? सॉरी, ये नहीं चलेगा। ये आप ट्वीट जो मर्जी करते रहिए ना। हम आपने परमिशन नहीं दी थी, हमारा तो तब भी रशिया का ऑयल आ रहा था, ठीक है कि नहीं? आपने परमिशन दे दी, हमारा तब भी रशिया का ऑयल आता रहेगा। व्हाट परमिशन? आई एम श्योर गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई बयान आएगा कि मैंने परमिशन दे दी है। चलिए परमिशन दे दी है, ले लेते हैं परमिशन आपकी, 1 महीने के लिए हम रशिया का ऑयल लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, हमारे यहाँ शॉर्टेज भी नहीं होगी। पर मैं जो जरूरी बात कहने जा रहा था विक्रांत, वो ये था कि जो लंबे वक्त के सोने चांदी के निवेशक हैं, उनके लिए ये अच्छे मौके हैं। उनको ये छोटी छोटी जो घटनाएं घटती रहेंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा था, दोहराता हूं, ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। खबरों की दुनिया से आप आए हैं इतने साल लगा के विक्रांत, खबरें कब क्या आनी है हमें नहीं पता, कल क्या होना है इस युद्ध। अभी तो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान ने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो अभी ज्यादा चलाई नहीं है, 1-2 चलाई थी, वो तो अभी पता नहीं कहां रख के बैठे हैं। वो चला दी तो वो तो जो आपका डिफेंडिंग सिस्टम है, जो डिटेक्टिंग सिस्टम है, उसमें भी नहीं आती है, वो पकड़ी भी नहीं जाती है, वो अचानक आके लग जाती है। अभी हमें कुछ नहीं पता ये युद्ध कहां जाएगा, क्योंकि ईरान सरेंडर करने को मना कर रहा है। ईरान ने कहा कोई सीज फायर नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, सब दरवाजे बंद हैं। तो आई थिंक अंग्रेजी में बोलते हैं वी शुड टेक 1 डे एट ए टाइम। हम कोई भी नतीजे पर पहुंच जाएं कि अब जो है पोलैंड सोना बेच देगा, तो अब तो सोना गिर जाएगा, अब तो डॉलर मजबूत होके दारा सिंह बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिका की आर्थिक हालात खराब है, और मैंने भविष्यवाणी ये करी थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर विक्रांत, कि ये साल मुझे मंदी आते दिख रही है। अभी तक तो मैंने भविष्यवाणी करी थी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते। अब तो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं आपको कि मंदी आ गई है, और ये यूरोप के और अमेरिका के देश मंदी से झुलसेंगे इस युद्ध के बाद। मुफ्त में नहीं लड़ी जाती लड़ाई, पैसा चाहिए होता है, पैसा है नहीं जेब में, कहां तक डॉलर छाप लेंगे। तो जब डॉलर छपेगा तो डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा कब तक उसको अमेरिका छुपाता रहेगा डॉलर को? कब तक वॉल स्ट्रीट में पैसे डाल डाल के डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसआरपी को नई नई ऊंचाइयां छुआता रहेगा? ये संभव नहीं है। जैसे ही ये ऊपर से मिट्टी हटेगी, ये जो ढक रखा है उन्होंने सब चीज को, असलियत दिख जाएगी, और तब सोना चांदी वापस दौड़ने लग जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग इसमें लंबे वक्त के लिए निवेश लेना चाहते हैं,